नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में बीजेपी की पहली सूची में दिख रहे हार के डर की। चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश के बीच आई दूरियों की। जानेंगे पंजाब के सीएम चन्नी कहां से लड़ेंगे चुनाव। किसानों से किए वादों से क्यों पीछे हट रही है मोदी सरकार। बात करेंगे राहुल गांधी की मोदी सरकार पर तंज की। पूर्व उत्तर में बीजेपी के सीएम की बढ़ती मुश्किलों की। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार एनडीए में बढ़ती दूरियों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना के हालात को देखते हुए चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर 22 जनवरी तक लगा रहेगा प्रतिबंध। इंडोर सभागार में 300 लोग हो सकते हैं शामिल, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। यूपी चुनाव में आज सूचियों की हुई बरसात। राष्ट्रीय लोकदल ने एक और सूची जारी करते हुए 7 प्रत्याशी किए घोषित। वहीं बीएसपी ने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। बंगाल में बड़ी बीजेपी की मुश्किलें, पार्टी के अंदर मचा घमासान। सीनियर नेताओं का आरोप, पुराने लोगों को किया जा रहा है किनारे, दूसरे दलों से आने वालों को मिल रही है तरजीह। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में हुआ सुधार। ताजा सूची में 46वें स्थान पर पहुंचा भारत। पिछले 6 साल से भारत की रैंकिंग में लगातार हुआ सुधार। 2015 में 81वें स्थान पर था भारत। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एक के बाद एक दलित और पिछड़ी जातियों के विधायकों की पार्टी से इस्तीफों के चलते बीजेपी दबाव में नजर आ रही है। डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूपी बीजेपी में इस वक्त सियासी तूफान आया हुआ है। अपनों की बगावत में बीजेपी वोटिंग से पहले ही हिट विकेट हो चुकी है। अब सीएम योगी भी आउट होते नजर आ रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी के सभी राजनीतिक गुणागणित गड़बड़ा गए हैं। लगातार इस्तीफों से बीजेपी में इस वक्त सियासी तूफान आया हुआ है और इस सियासी तूफान के बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये लिस्ट यूपी में होने वाले 2 चरणों के लिए है। इसके साथ ही 5वें और 6ठे चरण की एक सीट से भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 107 नामों पर मोहर लगाई है। बीजेपी ने अपनी पहली सीट में 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया तो वहीं 20 विधायकों के टिकट काटे हैं। 107 उम्मीदवारों में 21 नए चेहरों को मौका दिया गया। 44 ओबीसी प्रत्याशी हैं तो 19 एससी उम्मीदवार हैं। 10 महिलाओं को भी बीजेपी ने मौका दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम योगी आदित्यनाथ का है। योगी के कभी मथुरा कभी अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच अब ये साफ हो चुका है कि योगी गोरखपुर से चुनावी ताल ठोकेंगे। योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा बीजेपी हिट विकेट, योगी आउट। योगी पर तंज कसने का अखिलेश यादव कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर टिप्पणी करते हुए कहा योगी गोरखपुर से भी हारेंगे। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि बाबा इस वक्त बुरी तरह से डरे हुए हैं। अगर वो अयोध्या से भी लड़ते तब भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने सीएम योगी के नाम का ऐलान कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। मथुरा से मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली बीजेपी कार्यालय में शनिवार को 107 सीटों का ऐलान किया। इनमें पहले चरण की 58 सीटों में से 57 और दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में 15 करोड़ मतदाता मतदान करने वाले हैं। हमारी जीत निश्चित है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी की पहली सूची में कोई भी नाम चौंकाने वाला नहीं है। लिस्ट में उसकी हार का डर जरूर दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद सबसे सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाए हैं। ऐसे में पार्टी की मुश्किलों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन आज मुश्किल भरी खबर जो थी वो सपा कैंप से भी आई। पश्चिमी यूपी में दलित युवाओं पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सपा से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। तो आखिर क्यों अखिलेश और चंद्रशेखर आजाद की राहें हुई अलग, देखते हैं
इस रिपोर्ट में। राजनीति में संभावनाओं का दौर चलता रहता है। कभी ये संभावनाएं सही साबित होती हैं तो कभी कभी गलत भी। इसी बीच गठबंधन करने में सबसे आगे चल रहे अखिलेश यादव को एक करारा झटका लग गया है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने सपा के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। दरअसल भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की बात कही जा रही थी। शुक्रवार यानी बीते दिन ही दोनों नेताओं के बीच चर्चा के बाद खबर आई थी कि जल्द ही दोनों दलों के बीच समझौता हो जाएगा, लेकिन अब दोनों दल एक साथ आते नजर नहीं आ रहे। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर साधा निशाना और कहा गठबंधन में वो दलितों को नहीं चाहते। चंद्रशेखर ने ये भी कहा, पिछले दिनों हम गठबंधन को लेकर चीजों को फाइनलाइज कर रहे थे। हमारी बात लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से चल रही थी। हमें उनकी बातों से जो चीज लगी उससे साफ हो गया कि वो गठबंधन में बहुजनों को नहीं चाहते हैं। कई मुद्दों को साफ करना जरूरी था। सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दलों का चरित्र बदलता है। पूर्व की सरकार में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिले। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने को संकल्पित हैं। हमारे अधिकारों के मसले पर सपा अध्यक्ष चुप रहे। अखिलेश ने 40 दिनों बाद हमें अपमानित किया, बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया। उन्हें दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे कल शाम तक इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा चंद्रशेखर ने अखिलेश पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जबकि बीते दिन हुई मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपेक्षा की कि वे सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का ध्यान रखेंगे। लेकिन उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भीम आर्मी चीफ ने गठबंधन से इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर अब क्या नई रणनीति बनाते हैं। यूपी में बीजेपी और सपा दोनों ही कैंप में आज हलचल मची रही। कांग्रेस के पंजाब कैंप में हलचल दिखाई दी। पार्टी ने यहां से अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। उम्मीदवारों की सूची में सीएम चन्नी से लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू तक का नाम है। तो पहली सूची में कितने लोगों के हैं नाम और किसे मिला कहां से टिकट, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे को लेकर मचा घमासान फिलहाल शांत होता नजर आ रहा है। सीटों पर पंजाब में सहमति बनते ही कांग्रेस ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने पंजाब चुनावों में 86 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं राज्य के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा से चुनाव लड़ेंगी। मानसा से गायक सिद्धू मूसेवाला चुनाव मैदान में होंगे। कैदान सीट से प्रताप सिंह बाजवा चुनावी मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को डेरा बाबा नानक से और ओम प्रकाश सोनी को अमृतसर सेंट्रल से राज्य चुनावों के लिए मैदान में उतारा है। परगट सिंह जालंधर कैंट से और ओम प्रकाश सोनी अमृतसर सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनावों में 1 महीना बचा है। ऐसे में कोरोना वायरस पर बढ़ती चिंताओं के बीच अभी राजनीतिक हलकों ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इस बार पंजाब के लिए लड़ाई अधिक तेज है, क्योंकि राज्य किसानों के विरोध जैसे कई मुद्दों से जूझ रहा है, जबकि सत्तारूढ़ खेमा कड़वी अंदरूनी लड़ाई से निपट रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद गुरुवार को पंजाब में अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया था। मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट देने पर आम सहमति नहीं बनी। 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 10 साल बाद शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर कर दिया था। आम आदमी पार्टी 20 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने 15 सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पंजाब में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब कांग्रेस के अंदर की लड़ाई भी खत्म होती नजर आ रही है। पार्टी का ध्यान अब मतदाताओं पर है, खास तौर पर किसानों पर, क्योंकि पंजाब में किसान जिस ओर जाएंगे उसी दल को सत्ता मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन किसान तो एक बार फिर दिल्ली कूच करने का प्लान बना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो अब उससे पीछे हट रही है।
तो क्या थे वादे जिन्हें पूरा करती नहीं दिख रही मोदी सरकार? कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा समय तक आंदोलन किया और मोदी सरकार को झुकाकर ही घर वापसी की। किसानों ने 3 कृषि कानून तो वापस कराए ही, साथ ही कई दूसरी मांगों को भी पूरा करने का लिखित आश्वासन सरकार से ले लिया। लेकिन जैसे ही किसान धरना स्थल से लौटे, सरकार भी अपने वादे से पलटती दिखाई देने लगी है। सरकार किसानों से किया गया वादा भूल गई है। इसे लेकर किसानों में गुस्सा देखा जा रहा है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। वैसे इस बैठक का ऐलान तो किसानों ने 1 महीने पहले ही कर दिया था और जब सरकार वादे से पीछे हटती दिखाई दी तो किसानों की ये बैठक महत्वपूर्ण हो गई। किसानों का आरोप है कि सरकार अब अपने वादे से पीछे हट रही है, जबकि 10 दिन पहले ही मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किसानों को आश्वासन दिया था कि सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। फिरोजपुर में 5 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किसान नेताओं से मीटिंग की थी। इसमें सहमति बनी थी कि 15 जनवरी तक एमएसपी कमेटी बना दी जाएगी। 30 जनवरी तक किसानों पर दर्ज केस वापस ले लिए जाएंगे। 15 मार्च को पीएम मोदी किसान नेताओं से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मिलेंगे। आज 15 जनवरी है, लेकिन ना तो एमएसपी को लेकर कमेटी का ऐलान हुआ है और न ही पीएम की किसानों से कोई मुलाकात हुई। मुलाकात तो दूर, सरकार के किसी भी मंत्री की ओर से किसानों को मुलाकात का कोई न्योता तक नहीं दिया गया। केस वापसी का मामला भी अब लटक गया है, क्योंकि किसानों के ऊपर यूपी में बड़ी संख्या में मामले दर्ज हैं। यहाँ चुनावों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में किसानों पर दर्ज मामलों पर फैसला चुनावों के बाद ही हो पाएगा। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसानों के बीच एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने पर सहमति बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसका जल्दी ऐलान भी हो सकता है। ना पीएम किसानों से मिले और ना ही एमएसपी पर कमेटी का ऐलान हुआ। किसान सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार ने उनसे जो वादे किए थे उसका क्या हुआ? वादे कोरे वादे नहीं थे, लिखित में आश्वासन दिया गया था। किसान मोदी सरकार से खफा है तो भारत के पड़ोसी भी उससे ज्यादा खफा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की कमजोरी ने उनको मुश्किल में डाल दिया है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उसने पहले अपनी जमीन चीन को सौंप दी और अब बीजिंग को पीछे नहीं धकेलकर देश के पड़ोसियों को खतरे में डाल रही है। राहुल ने ट्विटर पर एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चीन अब भूटान में अवैध गांवों का निर्माण कर रहा है। अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होते हैं तो आप अपने दोस्तों के लिए कैसे खड़े होंगे? मोदी सरकार ने पहले हमारी जमीन का समर्पण किया और अब चीन को पीछे धकेलने में अपनी निष्क्रियता से हमारे करीबी पड़ोसियों को मुश्किल में डाल दिया है। अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो आप अपने दोस्तों के लिए कैसे खड़े होंगे? राहुल गांधी हमेशा चीन को लेकर पीएम मोदी की नीतियों का विरोध करते रहे हैं और अक्सर भारत चीन सीमा गतिरोध पर अपने विचार साझा करते रहे हैं। खबरों के मुताबिक चीन भूटान में विवादित क्षेत्र में गाँव का निर्माण कर रहा है, जो ट्राई जंक्शन ढोकलाम पठार से 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ढोकलाम को लेकर 2017 में भारत और चीन के जवान आमने सामने आ गए थे। 70 दिनों तक ये गतिरोध चला था, लेकिन 4 साल बाद चीन ने एक बार फिर यहां घुसपैठ कर ली है। चीन की ओर से सैन्य और नागरिक दोनों देशों के लिए गांवों का उपयोग करने की संभावना है। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म हॉकाई 360 द्वारा जारी की गई तस्वीरों के अनुसार भूटान की पश्चिमी सीमा के साथ कुछ इलाकों में निर्माण संबंधी गतिविधि 2020 की शुरुआत से चल रही है। चीनी विदेश मंत्रालय ने निर्माण का बचाव करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से स्थानीय लोगों के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार के लिए है। मंत्रालय ने कहा कि ये चीन की संप्रभुता के भीतर है कि वह अपने क्षेत्र में सामान्य निर्माण गतिविधियों को अंजाम दे। भूटान के साथ भारत का सुरक्षा समझौता भी है। जब भी भूटान को भारत की जरूरत होगी, भारत को उसकी मदद करनी होगी। ऐसे में भूटान मुश्किल में है और मोदी सरकार कुछ करती नजर नहीं आ रही है। चीन के खिलाफ सरकार भले ही कोई एक्शन ना ले, लेकिन बीजेपी सरकार के खिलाफ देश का आम आदमी अगर प्रदर्शन करे तो उस पर जरूर सख्त एक्शन हो जाता है। ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी की सरकार है। ऑल न्यासी यूथ एसोसिएशन ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। संगठन का आरोप है कि मुख्यमंत्री 2000 करोड़ रुपए के सरकारी फंड घोटाले में शामिल है। वहीं सीएम ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो राजनीति से प्रेरित थे, जिसके बाद ऑल न्यासी यूथ एसोसिएशन ने प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 36 घंटों से संगठन लगातार प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है। पुलिस ने करीब 100 लोगों को हिरासत में ले लिया। हिरासत
हिरासत में लिए गए सदस्यों पर राज्य के बेहद सख्त कानून अरुणाचल प्रदेश गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2014 के तहत मामला दर्ज किया गया है। संगठन का कहना है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। वो जब तक मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं लेते तब तक चुप नहीं बैठेंगे। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद सरकारी फंड घोटाले में शामिल हैं। इससे पहले प्रशासन ने हड़ताल रोकने के इरादे से ईटानगर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी थी और हड़ताल खत्म होने के बाद ये वापस शुरू हो गई। भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में दायर की गई एक याचिका को पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज किया गया था। अरुणाचल जस्टिस फोरम ने याचिका दाखिल कर खांडू के खिलाफ जांच की मांग की थी। और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार एनडीए में बढ़ती दरार की। बिहार की एनडीए सरकार के सबसे बड़े दो सहयोगी दलों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। बीजेपी और जेडीयू के नेता अब एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयान दे रहे हैं, यहां तक कि अपनी ही सरकार की खामियां गिना रहे हैं। तो आखिर क्यों आपस में भिड़े बीजेपी और जेडीयू, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में नेता भले ही दावा करें कि सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। सम्राट अशोक को लेकर बीजेपी और जेडीयू में हुई तनातनी के बाद अब शराबबंदी को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा के एक बयान पर आईना दिखाने की कोशिश की तो जदयू ने भी उन्हें नसीहत देने में देर नहीं की। जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल से सवाल पूछा। कहा कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जहरीली शराब पीने से आपके लोकसभा क्षेत्र में जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, आप संवेदना व्यक्त करने और सांत्वना स्वरूप पैसे बांटने गए थे। शराबबंदी की नीति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आपने जो भी बातें कही हैं, वह पार्टी का बयान है ना। जवाब में अपने पोस्ट में संजय जायसवाल ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुई मृत्यु में मेरे जाने पर अभिषेक झा मुझसे जवाब मांग रहे हैं। ये सवाल जदयू द्वारा है क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, व्यक्तिगत नहीं। बताता हूं कि मैं जहरीली शराब से हुई मौतों के परिजनों के घर गया था और अगर भविष्य में भी कभी मेरे क्षेत्र में इस तरह की दुर्घटना घटेगी तो मैं जाऊंगा और आर्थिक मदद भी करूंगा। इस बीच भाजपा नेता सुशील मोदी ने राजग घटक दलों से बयानबाजी बंद करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि घटक दलों में बयानबाजी बंद होनी चाहिए। ये पूरा मामला इसलिए तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में शराब के सेवन, उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद नालंदा में 5 लोग शराब की वजह से काल के गाल में समा गए। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।